हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टिव और कैपेसिटिव मतलब प्रतिरोध और संधारित्र लोड लगे हों तो उसमें वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस, फेज एंगल किस तरह से फाइंड करें, वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने से पहले आप लोग लेक्चर 6, 7, 8 देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि आपके घरों में या ऑफिस इंडस्ट्रीज में 3 तरह के लोड पाए जाते हैं। एक रेजिस्टिव लोड होता है, एक कैपेसिटिव लोड होता है और तीसरा होता है इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अब ज़रूरी नहीं कि आपके घरों में प्योर रेजिस्टिव ही लोड रहे या प्योर इंडक्टिव लोड रहे या प्योर कैपेसिटिव लोड रहे। आपके घरों में इनके कॉम्बिनेशन के भी लोड पाए जाते हैं, जैसे कि आर और प्लस सी के कॉम्बिनेशन के लोड भी पा सकते हैं, या आर प्लस एल कॉम्बिनेशन के भी पा सकते हैं, एल प्लस आर के भी पा सकते हैं, एल प्लस सी। हर एक कॉम्बिनेशन के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, आपके घरों में जो फ़ैन लगा है, फ़ैन में क्या रहता है, एक मोटर लगा रहता है, मोटर जो कि क्या है, इंडक्टिव लोड है। उसी में देखा होगा एक कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंसर के कैपेसिटर की तरह काम करता है जो कि कैपेसिटिव लोड है। तो ये देखिए, एक दो लोड से मिलकर बन रहा है। तो अब ऐसे लोड में अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो इसमें पावर कितनी जनरेट हो रही है, कितनी पावर को यूटिलाइज कर रहा है, कितनी पावर की खपत हो रही है, इसे पता लगाना हमें ज़रूरी रहता है ताकि हम इसी के अकॉर्डिंग अपने इक्विपमेंट को डिज़ाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेजिस्टिव सर्किट दिखाया है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टिव सर्किट को और एक कैपेसिटिव लोड को सीरीज में या श्रेणी क्रम में अटैच करके एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टेज सप्लाई आप कौन सी दे रहे हैं, एसी सप्लाई है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि एसी सप्लाई अगर दे रहे हैं तो उसकी वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे ही आपने इसमें एसी सप्लाई दी तो एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गए और वो करंट पूरे लोड में जाके सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पे मैंने VR दिखाया है। VR क्या दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ कोई रेजिस्टिव लोड लगा है, उस रेजिस्टिव लोड के दो सिरे होंगे, उन दो सिरों के बीच जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसे हम VR बोल रहे हैं। और उसी तरह कैपेसिटिव यहाँ लोड लगा, उस कैपेसिटिव लोड के दो सिरों के बीच जो भी वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा उसे हम VC नाम दे रहे हैं। रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। रेजिस्टिव सर्किट को हम प्रतिरोध परिपथ भी बोलते हैं। इससे पहले 7, 8 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी रेजिस्टिव सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं, मान लीजिए एसी सप्लाई के ये वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आपने दिया है, तो करंट जनरेट होती है। वो करंट हमेशा वोल्टेज के साथ साथ चलती है। रेजिस्टिव सर्किट में यही पढ़ा था कि जिस पॉइंट से वोल्टेज निकलेगा उसी पॉइंट से करंट भी निकलेगी। जितना वोल्टेज टाइम लेगा उतनी करंट टाइम लेगी। तो हम कह सकते हैं ये दोनों फेज में रहते हैं, एक साथ चलते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटिव की बात करें तो कैपेसिटिव में जब आप वोल्टेज देते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी देते हैं तो इसमें करंट जो है पहले से ही जनरेट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि कैपेसिटर में ऑलरेडी ही उसमें करंट फ्लो हो रही होती है, वोल्टेज बाद में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी करंट की इक्वेशन क्या रहती है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। प्लस 90 क्या दिखा रहा होता है कि करंट जो है पहले से ही आ गई है उस कैपेसिटर में, और कितनी दूरी पर है वो, 90 डिग्री दूरी पे। मतलब पहले करंट आ गई होगी, फिर 90 डिग्री बना होगा, फिर वोल्टेज आ रही होगी। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है रेजिस्टिव और कैपेसिटिव की। अब आगे बढ़ते हैं, फेजर डायग्राम देखते हैं। इनके फेजर डायग्राम बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने फेजर डायग्राम बनाया है। सबसे पहले रेजिस्टिव की बात करते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए या एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए रहता है। उस स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप पूरे डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट्स मैंने एक लाइन बनाई है जिसका नाम हमने आई दिया है। करंट से हम लेके स्टार्ट करें, आप अगर वोल्टेज लेना चाहते हैं तो आप वोल्टेज भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फेजर डायग्राम करंट को रेफरेंस पॉइंट मानकर, स्टार्टिंग पॉइंट मान के किया है। तो सबसे पहले मैंने करंट की लाइन खींच दी आई। अब पीछे वाले में देखते हैं, इक्वेशन में रेजिस्टिव लोड की बात हो रही है। रेजिस्टिव लोड में हमने पढ़ा है कि करंट और वोल्टेज दोनों साथ में, कोई भी चेंजमेंट नहीं दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बनाएंगे रेजिस्टिव लोड का तो उसको भी उसी के ऊपर बना देंगे क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे VR क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि रेजिस्टिव लोड का वोल्टेज जो है करंट के साथ चल रहा है। फिर अगेन यहाँ कैपेसिटिव की बात है। कैपेसिटिव में
करंट और वोल्टेज में कितना डिफरेंस चल रहा है, 90 डिग्री का। और प्लस 90 का मतलब क्या है, करंट पहले आ रही है उसके बाद वोल्टेज आ रहा है। अगेन फिर फेजर डायग्राम में गए, आप ऑलरेडी करंट बना चुके हैं इसलिए अब दोबारा करंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस करंट को लेकर हम वोल्टेज बनाएंगे। वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री। तो आप सोच सकते ऊपर भी बन सकता है वोल्टेज, नीचे भी बन सकता है वोल्टेज। किसका, कैपेसिटर का, वीसी। ठीक है, फिर उसमें क्या बोला है हमने, कैपेसिटिव में वोल्टेज हमेशा बाद में आता है। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये देखिए पहले वोल्टेज आ रहा है, बाद में आई करंट आ रही है। ठीक है, ये देखिए आई जो करंट यहाँ है ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमने कैपेसिटर में पढ़ा है कि पहले करंट आती है फिर वोल्टेज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वोल्टेज बनेगा कैपेसिटर का वो नीचे बनेगा। अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, पहले करंट आई फिर कैपेसिटिव का वोल्टेज आया। तो आपका ये फेजर डायग्राम दोनों का बन गया। फिर वहाँ पे मैंने एक मेन सप्लाई दी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेन सप्लाई दे रहे हैं हम। इसको अब हमें रिप्रेजेंट करने से हम रिजल्टेंट वोल्टेज बोलते हैं। तो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि दो क्वांटिटीज़ का रिजल्टेंट हमेशा सेंटर से निकालते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। इनके बीच जो एंगल बन रहा है हमने उसे फाई नाम दे दिया। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो जितनी लेंथ है इतनी लेंथ तो इसकी भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ये VC के बराबर होगा। इसको ले जाके हमने यही ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उसी तरह ये भी देखिए आपकी यहाँ की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी, तो हमने इसको नाम दे दिया VR। VR ऊपर भी है तो VR नीचे भी हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे फाई था, हमने यहाँ पे फाई लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपने एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब दो पैरेलल लाइन किसी लाइन से कट कर दी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ये ऑल्टरनेट्स एंगल बन गए, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का मतलब आपका ये जो ज़मीन है उसका स्क्वायर, वो होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया है कौन सा, ABC। ठीक है, यहाँ पे C जो ब्लैक पेन से दिख रहा है वो C पॉइंट है। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो गया। फिर फिर बेस स्क्वायर हमने लिया VR स्क्वायर, फिर VC स्क्वायर। तो आपकी ये इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से आ गई। अब ये जो स्क्वायर हमने उधर भेज दिया तो अंडर रूट हो गया। अब अगेन ये जो VR है और VC से हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू IR हम लिख सकते हैं। V वोल्टेज को हम IR के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया IR स्क्वायर बना दिया प्लस। अब VC की बात आ रही, VC को भी हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको लेक्चर 6 में बताया था कि अगर आपके सर्किट में इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो तब इनके थ्रू जो भी रुकावटें आ रही, जो भी अपोजिशन आ रहा होगा उसका नाम हम रेजिस्टेंस नहीं देते, तब हम वहाँ पे क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस, जिसका सिंबल होता है X। तो यहाँ पर हमने R ना बना के रिएक्टेंस का सिंबल बनाया जिसे हम प्रतिघात बोलते हैं। रिएक्टेंस का सिंबल होता है X और C यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर का। अगर आपका यहाँ इंडक्टर होता, प्रेरकत्व होता तो आप L लगा देते हैं। तो ये बन गया। फिर अगेन I स्क्वायर बाहर आ गया, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो गया और आपकी वोल्टेज की इक्वेशन ये आ गई। ये इस इक्वेशन से आप वोल्टेज को भी फाइंड कर सकते हैं, करंट को भी फाइंड कर सकते हैं और ये आपका क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस, उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ सर्किट पढ़ा है क्या है, कॉम्बिनेशन में चल रहा है, R और C के कॉम्बिनेशन चल रहा है। स्टार्टिंग में हमने सर्किट देखा था, तो हमने फिर लेक्चर 4-6 में पढ़ा था कि अगर कॉम्बिनेशन में ये सब चीज़ें लगी होती हैं, L प्लस C, R प्लस L, अगर कॉम्बिनेशन में सब चीज़ें लगी होती है और इन कॉम्बिनेशन की वजह से जो भी रुकावटें आती तब वहाँ पर रेजिस्टेंस नाम नहीं देते, प्रतिरोध का नाम नहीं देते, तब वहाँ पर इनका नाम बदल कर क्या हो जाता है, इम्पीडेंस, जिसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं। तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो V इक्वल टू IZ हो सकता है। यहाँ Z क्या दिखा रहा है, इम्पीडेंस और प्रतिबाधा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल्स दिया गया और उसमें पूछा होगा कि आपको R और C का सर्किट दे दिया गया हो और पूछा होगा इम्पीडेंस फाइंड करें। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, Z इक्वल टू अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है। फेज एंगल की बात आती है कि फेस कोण आपको पूछा जाएगा, ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं कि न्यूमेरिकल में फाइंड करना रहता है ये सब चीजें। तो आप ऑलरेडी पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको फेजर डायग्राम बता दिया है। अब इस फेजर डायग्राम की हेल्प से एक दूसरा हम डायग्राम बना रहे हैं। वीसी क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज बता रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्सी लिख दिया, कैपेसिटर के द्वारा जो भी रुकावट आ रही है। फिर इधर क्या है, वी आर क्या है, रेजिस्टिव लोड के वोल्टेज है, और आर यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रेजिस्टिव लोड से जो भी रुकावटें आ रही हैं। ये वोल्टेज ये आपका मेन वोल्टेज, यहाँ पर हमने जेड बनाया, जेड क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की रुकावटें। तो आपका ये देखिए अगेन न्यू फेजर डायग्राम बन गया। ये फाई को एज इट इज फाई बना दिया, आई को एज इट इज आई लिखा। तो इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम फेज एंगल और पावर फैक्टर फाइंड करते हैं। फेज कोण का फॉर्मूला होता है tan फाई, हमेशा tan फाई से हम फेज एंगल को देते हैं। तो फेज एंगल tan फाई हुआ। आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि tan थीटा या tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका, तो एक्सी परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है, बेस है आपका, बेस क्या है आपका, आर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सी अपॉन आर। अब आती है पावर फैक्टर, जिसे हम शक्ति गुणांक बोलते हैं। शक्ति गुणांक हमेशा कॉस फाई से दी जाती है, आप लोग रॉन्ग मत कर दीजिएगा। फेज एंगल को हमेशा हम tan फाई से देते हैं और पावर फैक्टर को हमेशा कॉस फाई, अपनी तरफ से साइन फाई कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पावर फैक्टर हम कॉस फाई देते। कॉस फाई का ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल मत ले लीजिएगा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में क्या है, बेस क्या है आपका, ये बना हुआ है। बेस किसकी है डिस्टेंस, जेड की दी, वो सॉरी आर की डिस्टेंस दे रही, तो आर बन गया। फिर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपका जेड है, तो आर बाई जेड हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स।